Now, there's a difference between old paradigm of the leader and the new paradigm of the leader. अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्योंकि सदियों से हज़ार साल से चला आ रहा है और अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से सॉरी अपने अपने हालात और वाक़यात के हिसाब से लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो चला आ रहा है। पहले पहल जो है वो कॉन्सेप्ट था हीरो का। ओल्ड पैराडाइम कि लीडर वो होता है जो हीरो होता है। जैसे आप अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखें या कोई भी हिस्टोरिकल मूवी देखें किसी भी लैंग्वेज में, तो वो जो लीडर होता था वो एक बहादुर हो, वो उसके स्किल्ड हो, वो उसको घुड़सवारी भी आती है, उसको तीरंदाज़ी भी आती है, उसको तलवार चलाना भी आती है, वो बड़ा ज़हीन व फ़तीन भी है। यानी वो हीरो टाइप का एक बंदा होता था, तो उसको वो लीडर माना जाता था। और आपने देखा कई मूवीज़ में ऐसे भी दिखाते हैं कि एक लीडर को अगर कोई बाहर से कोई बंदा आता है और उसको हरा देता है, तो उस नए बंदे को सब लोग लीडर मान लेते थे, आका, गॉड, लॉर्ड कुछ भी, ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट जो था वो हीरोइज़्म का था। अब जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो हीरोइज़्म से निकल के हम्बलनेस पे है। लीडर वो नहीं होता जो हीरो हो, लीडर वो है जो हम्बल है। हम्बलनेस का क्या मतलब है? हम्बलनेस का मतलब ये है कि वो उसने अपनी शुजाअत और अपना किरदार अपना कोई कमालात नहीं दिखाने, बल्कि वो इतना हम्बल है कि उसने लोगों को लिफ्ट करना है, लोगों को ऊपर उठाना है। अब कंपनीज़ के अंदर हम अगर हम पर्टिकुलरली बिज़नेस वर्ल्ड की बात करें, तो पहले लीडर वो होता था जो बताया जाता था इसने कंपनी को जॉइन किया तो वे 10% पे ग्रो कर रही थी, अभी 20% पे ग्रोथ चली गई। ये लोकल थी, अभी नेशनल हो गई, नेशनल से मल्टीनेशनल हो गई। ये कंपनी जो इतने लॉस में चल रही थी और इनके आने से इतने करोड़ों रुपए का, मिलियंस का फ़ायदा हो गया। ये पहले कॉन्सेप्ट होता था। अब कॉन्सेप्ट ये नहीं है। अब कहते हैं ठीक है, मतलब आपने अगर प्रॉफ़िट कर दिया तो ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक? व्हाट इज़ योर कैरेक्टर इन इट, राइट? हम्बलनेस। आप लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं, लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, उनके कंसर्न्स को कैसे समझते हैं, यानी वो लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो आपके आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो इन शॉर्ट जो आपके फॉलोअर्स हैं, हाउ डू यू ट्रीट देम? सो पहला कॉन्सेप्ट हमें समझ आया कि जो ओल्ड पैराडाइम था लीडर का, यानी पहले जो सोच और अप्रोच थी, जो नमूना होता था लीडर का, पैराडाइम सादा लफ्ज़ों में नमूने को कहते हैं, जो था वो आइडियलिस्ट था हीरो, अब हो गया हम्बलनेस के ऊपर। सो द मोर द लीडर इज़ हम्बल, द मोर द पर्सन इज़ हम्बल, द मोर ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर लीडर। लाइक यू कैन सी मदर टेरेसा वाज़ कंसिडर्ड नेल्सन मंडेला, और इवन अगर आप देख लें कि जो वर्ल्ड के बड़े-बड़े सीईओज़ हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, तो वो उनकी हम्बलनेस पे बात हो रही होती है। वो दे आर डाउन टू अर्थ। दूसरा था, पहले था डाइवर्सिटी अवॉइडर। डाइवर्सिटी अवॉइडर पहले होते थे कि एक तरह के लोगों को वो हायर करते थे। यानी लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ रखते थे। लाइक माइंडेड लोगों को लेके साथ चलते थे कि यार ये हमारे ये बस सोच है और हम इसी तरह के लोगों को लेके चलेंगे, और वैसे ही वो अपने साथ लोग मिलाते थे और वो उनसे काम लेके आगे सक्सेसफुल होते थे। अब दुनिया बदल गई है। अब लीडर कहता है डाइवर्सिटी के ऊपर। डाइवर्सिटी का मतलब है कि मुख्तलिफ कलर्स के, मुख्तलिफ रिलीजन के, मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड के, मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ अप्रोचेस के लोगों को इकट्ठा मिलाएँ। मुख्तलिफ जब ज़हन आएँगे तो चीज़ों को देखने के डिफरेंट एंगल्स भी आएँगे। जब डिफरेंट एंगल्स आएँगे तो हम एक-एक मसले के डिफरेंट हल भी निकाल सकेंगे। तो आजकल का जो लीडर है वो डाइवर्सिटी को प्रोमोट करता है। डाइवर्स लोगों के साथ काम करने को ज़्यादा प्रेफ़र करता है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज़ एक कंपनी है उसमें सारे मुसलमान ही काम कर रहे हैं, या सारे पठान ही काम कर रहे हैं, या सारे पंजाबी ही काम कर रहे हैं, या यूँ कह लें सारे अमेरिकन्स ही हैं, या सारे हिंदू ही हैं, या सारे ऑस्ट्रेलियन ही हैं, तो वो एक तरह का कल्चर रिप्रेज़ेंट हो रहा होता है। लेकिन अगर एक मुल्क के एक कंपनी के अंदर मुख्तलिफ रिलीजियस, मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड के, मुख्तलिफ सोशल बैकग्राउंड के, मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल लेवल के, कोई आईक्यू में तगड़ा है, कोई ईक्यू में यानी इमोशनल क्वोशंट में अच्छा है, कोई एनालिटिकल है, कोई सेंसिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो आप देखें कि कितनी इन्क्लाइनेशंस हैं। ठीक है, इनको मैनेज करना भी आसान काम नहीं है, लेकिन इनकी वजह से कंपनी एक यूँ कह लें, एक मल्टी कलर्ड फ्लेवर्ड किस्म की कंपनी बन सकती है। अगर आप इनको अच्छे से मैनेज कर पाएँ, और जैसे कि आजकल की बड़ी कंपनीज़ करती हैं, तो दुनिया जो है वो आज का जो लीडर है वो डाइवर्सिटी प्रोमोटर पे है। वो ये नहीं कहते कि यार बस हमें सिर्फ लाइक माइंडेड लोग चाहिए, हाँ जी, सारे हार्ड वर्कर ले लो। वो या सारे इस तरह के ले लो जो बहुत हाई आईक्यू लेवल के हो, नहीं। वो मुख्तलिफ तरह के लोगों को हायर करते हैं।
मुख्तलिफ जेंडर्स के लोगों को हायर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो अप्रोचेज़ और सोचों के लोगों को हायर करते हैं, ठीक है? फिर पहले ज़माने में पहले लीडर्स जो थे, पहले ज़माने से मुराद 21st सेंचुरी से पहले ले लें या आज से पहले का ज़माना ले लें पीछे तक, दे वर बिलीविंग इन कॉम्पिटिशन। आपने भी सुना होगा दिस इज़ ए टफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, दिस इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये सारे जो आपने जुमले सुने होंगे कि जी टफ कॉम्पिटिशन है और जो कॉम्पिटिशन में आगे निकल गया वही जो जीता वही सिकंदर वगैरह वगैरह हाँ ये सारी चीज़ें अब हिस्ट्री हो चुकी हैं। नाउ द वर्ल्ड न्यू लीडर्स आर फोकसिंग इन कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स मीन्स वो कहते हैं वो मिल के काम करते हैं। आप हमारी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएँ, हम आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से फ़ायदा उठाएँगे, आप हमारे साथ मिलकर काम करें। मिलकर काम करने का मकसद ये नहीं है कि सारी कंपनीज़ मर्ज हो जाएँ, मिलकर काम करने का मकसद ये कि एक-दूसरे से सीखें। बजाय एक-दूसरे के साथ लड़ने के यानी कॉम्पिटिशन में क्या होता है? आप दूसरे को डाउन करते हैं। आप देख लें टीवी पे एड्स चलते हैं अभी भी, वो एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को रिडिक्यूल कर रही होती है कि जी हमारा सर्फ़ जो है वो महँगे सर्फ़ से सस्ता अच्छी धुलाई करता है और सस्ती धुलाई करता है वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो कोलैबोरेशन नहीं है, कोलैबोरेशन का क्या मतलब है विन-विन स्ट्रैटेजी कि ऐसा कुछ मिल के करें कि आपकी टेक्नोलॉजी हमारा ह्यूमन रिसोर्स, आपके रिसोर्सेज़ और हमारे रिसोर्सेज़, ठीक है? कॉम्पिटिशन से सीखना, उनके साथ मिलकर प्लान करना कि यार इस चैलेंज से हम कैसे निकल सकते हैं। तो ये अब ये कहते हैं बड़े लोगों की बात है, ये बड़ा काम है, ये मुश्किल काम है। कॉम्पिटिशन आसान है, जैसे हमारे यहाँ स्कूलों में होता है कि जी बस रेस लगी हुई है नंबरों की, लेकिन कोलैबोरेशन में क्या है कि आप मिलकर काम करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं ना कि वो 2 कबाइल आजकल वो ड्रामा एक चल रहा है, 2 कबाइल मिलकर मुत्तहिद हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। सो मीन्स कोलैबोरेशन में कंपनी मर्ज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंपनीज़ एक-दूसरे के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाती है, एक-दूसरे से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से फ़ायदा उठाती है, एक-दूसरे की रिसर्चेज़ से फ़ायदा उठाती है और मिलकर आगे चलने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कोलैबोरेशन और विदिन ए कंपनी भी वो कोलैबोरेशन पे चलते हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स है, वो इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। कोलैबोरेशंस डिपार्टमेंट्स के अंदर आपस में कोलैबोरेशंस। तो जितना आप मिलकर चलेंगे इतना ही अच्छा है। वो कुरान पाक में भी एक आयत है कि व तआवनु अलल बिर्र कि अल्लाह फरमाता है कि नेकी कामों में लोगों की एक-दूसरे की मदद करो और गुनाह के कामों में मदद ना करो। यानी मदद करें यानी द मोर यू हेल्प ईच अदर द मोर यू ग्रो। नाउ दिस इज़ मोट्टो ऑफ टुडेज़ लीडर्स राइट? फिर एक कॉन्सेप्ट है कंट्रोलर का। पहले होता था कंट्रोल, कमांड, जिसकी जितनी टाइट कमांड है, जो जितना अच्छा कंट्रोलिंग कर सकता है, वो बस अच्छा लीडर है। एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा अच्छा है ना? वो एक माइंडसेट होता था यार जो इसकी 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 कमांड बड़ी टाइट है यार, ये बड़ा कमांड कंट्रोल इसका बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं। सो द मोर यू कुड कंट्रोल एंड द मोर यू आर गुड कंट्रोलर एंड कमांड हैविंग अ गुड कमांड तो आप अच्छे लीडर समझे जाते थे। लेकिन अब वक़्त बदल गया है, अब आज का लीडर फैसिलिटेटर पे है। लीडर का मतलब ये नहीं कि आपको कंट्रोल करे, वो आपको हेल्प करे, गाइड करे, मेंटोरिंग करे, कोचिंग करे, आपके आपको फैसिलिटेट करे। आपसे काम नहीं हो रहा, आपको हेल्प करता है कि भई ऐसे ये हो सकता है, आपको ट्रेनिंग दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है, ये करना चाहिए। तो मीन्स कि वो जो लीडर होता है, वो फैसिलिटेट करता है अपने फॉलोअर्स को। जितना फैसिलिटेट कर सके, पैसों के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हवाले से ज़हनी हम आहंगी के हवाले से, किसी भी हवाले से। तो लीडर वो है जो अपनी टीम को फैसिलिटेट करे। क्यों? कि वो जितना फैसिलिटेट होगा, वो उतने अच्छे से काम करेगा। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी कंपनी की, ग्रो करेंगे। आप अब देखिए हम जब स्कूल्स में पढ़ा करते थे तो कंट्रोलिंग सिस्टम होता टीचर लेके डंडा लेके आ गया और उसने बस जो बोर्ड पे लिख दिया वो आपने लिखा है और जो उसने पढ़ाया है वो एज़ इट इज़ कॉपी में लिखना है और एज़ इट इज़ फिर पेपर में लिखना है। ये कंट्रोलिंग सिस्टम था। तो क्या हुआ? हमारी एनालिटिकल स्किल्स, हमारी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हमारी जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, वो नहीं हो पाई। मीन्स इन जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या है, छोटी-छोटी क्लासेस में बच्चों को थिंकिंग सिखाई जाती है। उन्हें इन्हें दे लेट देम ग्रो बाय देमसेल्फ ठीक है ना? उनको नए आइडियाज़ के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आप इसको प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करें। अच्छे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं या जो अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ें कर दी मीन्स द मोर यू फैसिलिटेट अ चाइल्ड ही और शी ग्रोज इसी तरह कंपनी का भी है तो जो लीडर अपनी कंपनी को इस तरह से लेकर चलते हैं वो उनकी कंपनी ग्रो होती है दैट इज द न्यू पैराडाइम ऑफ द लीडरशिप फिर एक कॉन्सेप्ट होता था स्टेबलाइजर्स का स्टेबलाइजर का मतलब क्या है जैसे आपके घरों में भी देखा होगा आपने स्टेबलाइजर लगा होता है फ्रिज के साथ या मेन मीटर के साथ उसका काम क्या होता है वो बिजली की फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करता है
ज़्यादा जो ऊपर-नीचे बिजली हो रही है उसको काबू करता है। तो कहने का मतलब पहले लीडर का ये कॉन्सेप्ट होता था कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन में ज़्यादा चेंजेज़ नहीं लाते थे। बस जो सिस्टम चल रहा है, इसको एज़ इट इज़ चलने दो। स्टेटस को जिसको कहते हैं, स्टेटस को। दे जस्ट बिलीव इन स्टेबलाइजिंग। बस स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बस आप अच्छे लीडर हैं। सब कुछ ठीक-ठीक चल रहा है। जहाँ पे थोड़ी-मोड़ी गड़बड़ है, वहीं पे कमांड एंड कंट्रोल इस्तेमाल किया और उसको मसले को हल कर दिया एंड बस चीज़ें स्मूथ चलनी चाहिए। नए एक्सपेरिमेंट्स, नई चीज़ों को वो एकदम से अडॉप्ट नहीं करते थे। वो अच्छा लीडर समझा जाता था, कि जो सिस्टम को स्मूथ चलाए। आज का जो लीडर है, आज की जो दुनिया है, न्यू पैराडाइम वो कहते हैं चेंज। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हालात चेंज हो रहे हैं, वाक़यात चेंज हो रहे हैं, कल्चरल चेंजेज़ आ रहे हैं, सोचों में तब्दीली आ रही है, अप्रोचेज़ के अंदर तब्दीली आ रही है, नई-नई मेथोडोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं। व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट दीज़ चेंजेज़ एंड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट? तो आज का जो लीडर है वो चेंज पे बिलीव करता है। कहते हैं कि स्टीव जॉब के पास जब उसने दोबारा एप्पल जॉइन की तो उसके पास जो जब वो आया तो उसने ऑफ़िस में देखा तो उन्होंने पुराने वो आईपॉड और वो जितनी भी चीज़ें जिन्होंने बनाई थी वो सारी वो पड़ी हुई थी। तो उसने पूछा कि यार ये क्या है? तो उसने कहा सर ये हमने बनाया है, ये हमारा प्राइड है, हमने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो और क हमने दुनिया को ये आईपॉड दिया है, ये दिया है, आईपैड दिया है, ठीक है? तो उसने कहा वो तो ठीक है लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि भई सर इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारी अचीवमेंट है। उसने कहा भाई ठीक है, लेकिन दैट इज़ हिस्ट्री, आज की बात करो आज, नया क्या लेकर आए हो? तो कहने का मतलब चेंज की बात करो, कि कल तक जो सिस्टम था, वो कल के लिए ठीक होगा। आज नया सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है, नया अब आज हम जिस तरह हम पुरानी गाड़ियों में सफ़र करना पसंद नहीं करते, पुराना मोबाइल लेना पसंद नहीं करते, जिस तरह पुराने फर्नीचर को पसंद नहीं करते, पुराने कपड़े पसंद नहीं करते, तो फिर पुरानी सोच के साथ कैसे हम जी सकते हैं? सो नई चीज़ें, नई अप्रोचेज़, नई सोचें, नए-नए मेथोडोलॉजीज़ डेवलप होंगे। तो आज का जो लीडर है, वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करता है। वो नए-नए रास्ते ढूँढने पे बिलीव करता है। वो नए-नए तरीकों से ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाने पे बिलीव करता है। वो पुराने कंट्रोल एंड कमांड एंड स्टेबलाइज़र एंड कॉम्पिटिशन और डाइवर्सिटी अवॉइडिंग और हीरोइज़्म पे नहीं चलता। ये तभी तो हुआ कि जब सारी नई-नई चीज़ें आई हैं। सो ये वो फ़र्क हैं ओल्ड लीडरशिप के पैराडाइम में और न्यू लीडरशिप के पैराडाइम में। तो आपने देखा कि अब आप अपने इर्द-गिर्द की ऑर्गेनाइज़ेशन में देख लें कि आपको वहाँ पे कैसे लीडर मिल रहे हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो आम तौर पे कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपको इसी तरह के लीडर मिलेंगे, स्टेबलाइज़र, कंट्रोलर और कॉम्पिटिटर और डाइवर्सिटी अवॉइडर टाइप के लीडर मिलेंगे। लेकिन कंपनी वही ग्रो करती है, जो इन नए डायमेंशंस के ऊपर काम कर रही है। जो जहाँ पे लीडर हम्बल है, जहाँ वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मज़हब क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप पश्तून हैं कि पंजाबी हैं, आप सिख हैं कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, या आप लेफ्टिस्ट हैं या राइट अप्रोच रखने वाले हैं। वो ये देखता है कि यार ये बंदा जो है इसके अंदर कोई पोटेंशियल है कि नहीं, बस। यानी जिसे सादा लफ्ज़ों में कहते हैं मेरिट पे वो बिलीव करता है, कोलैबोरेशंस पे बिलीव करता है, फैसिलिटेट करेगा वहाँ पे। जहाँ पे आपने देखा अक्सर ऑर्गेनाइज़ेशन में होता है कि जी बंदा जो तगड़ा है, जो अच्छा है, मेहनती है, उसको आगे से रोड़े अटकाए जाते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन भी तरक्की नहीं करती। जहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, आपको प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए, वहाँ वो ऑर्गेनाइज़ेशन तरक्की करती है, जो चेंज पे बिलीव करते हैं। So this is the difference between old paradigm leadership and the new paradigm leadership. I hope कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। I would advise you and request you कि आप ज़रा ऑर्गेनाइज़ेशंस में जाके देखें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने इर्द-गिर्द के ऑर्गेनाइज़ेशन में देखें और फिर देखें कि किस तरह की लीडरशिप आपको वहाँ पे नज़र आती है। So this is the 21st century leadership paradigm. ये हमें अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं, लीडर हैं किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के हैं ऑलरेडी, किसी घर के लीडर हैं, किसी फैमिली यूनिट के लीडर हैं, किसी डिपार्टमेंट के लीडर हैं, तो आप कोशिश करें अपने अंदर ये चीज़ें लाने की। दैट विल मेक यू आउटशाइन अमंग द अदर लीडर्स। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट यू विल बी कंसिडर्ड एज़ अ ग्रेट लीडर इन फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ तक कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।